तो साथियों, ग्राम चेतना आंदोलन जो है, हम लोग सीतामढ़ी बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के एक गांव में एक प्रोसेस है जो हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमारा कोशिश है कि कैसे गांव गांव में एक सक्रिय सिटीजन ग्रुप बनाया जा सके। जो सिटीजन ग्रुप जो भी हमारे गांव के बड़े क्राइसिस हैं और जो भी आज हमारे समय के बड़े क्राइसिस है, जैसे क्लाइमेट क्राइसिस है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, अब ध्रुवीकरण एक बड़ा मुद्दा बनकर हमारे समय में आ रहा है। इन सब चीजों से इन्फॉर्म्ड लोकल लीडर तैयार किए जा सके और उन लोकल लीडर्स को कैसे हेल्प किया जा सके कि वो स्थानीय स्वशासन में, स्थानीय इंस्टीट्यूशंस में जो है अपना नेतृत्व कर सके और स्थानीय इंस्टीट्यूशंस में जो भागीदारी का, ओनरशिप का और लीडरशिप की समस्या है उसको वो एड्रेस कर सके, उसको वो दूर कर सके। तो ग्राम चेतना में हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जो है हम 4 ग्रुप के साथ काम करते हैं। किशोर यूथ, युवा छात्र, महिलाएं और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ। और हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीकों के साथ इनके साथ काम करके इनके भीतर से लीडरशिप निकाले। उनके साथ हम काम करें, उनके लोकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, उनके लीडरशिप क्वालिटी पे काम करें। साथ ही साथ जो आज हमारे समय का जो एक बड़ा मेटा क्राइसिस है जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था, उससे उनको इन्फॉर्म्ड करे। और वो संवेदनशील लीडर्स जो है, जो ग्रामीण संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत है या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या अलग अलग रिप्रेजेंटिंग बॉडी होता है जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हो गया, उसमें जाकर उसको रीइमेजिन करे, उसको गांव के लिए ज्यादा उपयोगी बनाए, गांव के लिए ज्यादा रिलेवेंट बनाए। और उसमें समुदाय के पार्टिसिपेशन, ओनरशिप और लीडरशिप का जो क्राइसिस है उसको दूर कर सके। सो इसके लिए हम लोग मुख्य रूप से जो है जो हमारा काम करने का ढांचा है वो ऐसे है कि हम किसी भी गांव का जो जरूरत है, जो हमारे मेटा क्राइसिस के नैरेटिव से लगता है कि उसके दायरे में आता है और कहीं ना कहीं उस पर गहराई से काम किया जा सकता है, उसको पहचानते हैं। और फिर उस पर चेतना चौपाल के नाम से एक कार्यक्रम करते हैं। ये कार्यक्रम बेसिकली कम्युनिटी डायलॉग का एक कार्यक्रम होता है, जिससे कि हम उस मुद्दे पे, जैसे कि अभी हम पानी की समस्या पे, जल संकट पे हम कम्युनिटी को मोबिलाइज हम लोग करने की कोशिश किए। तो हम पानी की समस्या पे चेतना चौपाल करेंगे। उसमें हम कम्युनिटी डायलॉग करेंगे और कम्युनिटी में एक बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और फिर कम्युनिटी को ही मोबिलाइज करेंगे कि वो वार्ड सभा या ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करे। क्योंकि वार्ड सभा और ग्राम सभा हमारा सबसे लोकल, स्थानीय, हमारा एक तरीके से संसद है ना, जहाँ पे हम अपनी भागीदारी से जो है चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। और फिर अध्ययन पीठ का एक प्रोसेस है जिसका ये कॉल भी एक हिस्सा है, जिसके द्वारा हम थोड़ा गहराई से विचार करते हैं कि जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उसके कारण क्या है। तो अध्ययन पीठ के प्रोसेस से हम थोड़ा गहराई से स्टडी करते हैं। हमारा इरादा है कि लॉन्ग रन में कैसे गांव गांव में ये एक एक्टिव थिंक टैंक प्रोसेस के रूप में इवॉल्व करे और फिर उसी से जो सॉल्यूशन निकले, उसी से जो नैरेटिव निकले, उससे हम इंस्पायर करते हैं कि जो लोकल लीडरशिप है, जो लोकल वॉलंटियर्स हैं, वो प्रहरी एक्शन करे या एडवोकेसी करे, मतलब उस पर एक्ट करे, है ना, कम्युनिटी की सहायता से उस पर एक्ट करे और उसका समाधान करे। और उसको करने के लिए हम फिर ट्रेनिंग, दक्षता दिवस जैसे कुछ कार्यक्रम करते हैं ताकि उस पर थोड़ा कैपेसिटी बिल्ड कर सके, थोड़ा उसका क्षमता संवर्धन कर सके। और फिर इन प्रक्रियाओं से जो लीडर्स निकलते हैं उनको हम गांव गांव में चेतना पीठ के नाम से संगठित करते हैं, ताकि वो खुद से स्वावलंबित होकर अपने गांव में एक नागरिक समूह का भूमिका अदा कर सके। ये बेसिक प्रोसेस हमने पिछले 3-4 साल के काम से सीखा है और इसको हम चाहते हैं कि गांव गांव में इसको इम्प्लीमेंट करे, इसको सस्टेन करे और फिर दूसरे दूसरे गांव में इस अभियान को ले जाए। तो अभी हम बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। एक पंचायत में हमारा काम है अभी, और हमारा आने वाले दिनों में इरादा है कि कैसे इस प्रोसेस को हम अलग अलग विभिन्न सीतामढ़ी के ही अलग अलग गांवों में थोड़ा सस्टेन करे, थोड़ा प्रेरित करे। और ताकि ग्राम स्वराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ग्राम स्वराज का जो पूरा वैल्यू है, उसको हम ले जा सके। तो बेसिकली ये ग्राम चेतना आंदोलन का काम है, जिसको पिछले 4-5 साल में हमने जो है मतलब बिल्ड किया है,
सीख के समझ के अलग अलग जगह से प्रेरणा लेकर डॉली जी जैसे काम कर रही है, सोनू जी जैसे और भी जो लोग काम कर रहे हैं देश भर में ग्रामीण स्तर पे, उनके प्रयोगों से थोड़ा सीख कर, उनके अनुभवों से थोड़ा सीख कर, और हम चाहते हैं कि कैसे ऐसे सैकड़ों की संख्या में लीडरशिप को हम मोबिलाइज कर सके, उनको सहयोग कर सके, ताकि वो एक नया और एक सस्टेनेबल विलेज जो है वो री इमेजिन कर सके। हाँ, ठीक है, ठीक, ठीक है। सॉरी। ये ग्राम चेतना का बेसिक ये था। बाकी हम चाहते हैं कि आज का कॉल जो है हम स्टार्ट करें अब। और जैसे आपने देखा होगा कि इस पूरे प्रोसेस में अध्ययन पीठ का जो रोल है वो एक गहराई से बैठकर चिंतन करने का रोल है, थोड़ा स्टडी करने का रोल है। और अध्ययन पीठ को हमने रखा है दोनों तरीके से, ये ऑफलाइन भी होगा, मतलब गांव के स्तर पे भी होगा, और जहां भी हमें बाहर के एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर से जुड़ने की, उनके अनुभवों से सीखने की जरूरत होगी, तो हम ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। ये हमारे प्रयास का पहला अध्ययन पीठ है। इसलिए आप सब लोग जो जुड़े हैं वो हमारे लिए बहुत खास हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने भरोसा दिखाया और जुड़े इस कॉल पे। तो अध्ययन पीठ में बेसिकली हम यही इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे, जैसे जो नीति आयोग काम करता है या बड़े बड़े थिंक टैंक काम करते हैं बड़े सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, स्थानीय स्तर पे वो प्रोसेस नहीं एग्जिस्ट करता है, जिससे कि हम लोकली चीजों को थोड़ा गहराई से समझ सके और सॉल्यूशन को इमेजिन कर सके, इनोवेट कर सके। अध्ययन पीठ को हम उसी एक स्पेस के रूप में देख रहे हैं। और आज के अध्ययन पीठ में डॉली जी और सोनू जी से थोड़ा हम समझेंगे कि उनके सरपंच होने के अनुभव से वो थोड़ा हम सब लोगों को बता सके कि गांव में स्थानीय लोकतंत्र का क्या स्थिति है। मतलब लोकतंत्र का अगर मतलब इतना भी हम समझे कि लोग कितना प्रोसेस में भागीदारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत का क्या रोल है, पंचायत की क्या स्थिति है, ऊपर का जो सरकार है, जैसे बोला गया कि फंड का डिवोल्यूशन होगा, फंड किस तरीके से आ पा रहा है, उनको क्या समस्या आ रही है पंचायत को चलाने में, समुदाय के तरफ से भी, सिस्टम के तरफ से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, ये हम थोड़ा खुल के सुन सके। और बाकी और साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि कैसे हम इस स्पेस को एक सेफ स्पेस बना सके, और सवाल का जब स्पेस मिले तो हम सवाल भी थोड़ा सा रचनात्मक तरीके से संवाद के रूप में कर सके, कि हम एक दूसरे को से थोड़ा सीख सके और अध्ययन के प्रोसेस को थोड़ा इनेबल कर सके, उसको सक्षम बना सके। तो ये अध्ययन पीठ का प्रोसेस का मोटा मोटी एक हिसाब किताब होगा। मैं संक्षिप्त में परिचय दे देता हूँ। डॉली जी जो है बिहार के ही गया में सादीपुर ग्राम कचहरी की सरपंच है। और सोनू जी जो हैं वो राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पंचायत है, वहाँ पे सरपंच है। पंचायत का नाम है भांदवा वाला। सोनू जी माफी चाहता हूँ, मैं आपने अंग्रेजी में भेजा था गांव पंचायत का नाम, और उसको मैं हिंदी में लिखने में थोड़ा उटपटांग लिख दिया। मैं बाद में जब मैंने आपने जो आज झंडा ध्वजारोहण का जो पोस्ट शेयर किया था तो उसमें मैंने देखा पंचायत का नाम, तो मैंने एडिट किया। खैर, आप दोनों काफी मतलब एक समृद्ध अनुभव से आती हैं पंचायत चलाने का। डॉली जी जो है इस पर दूसरी बार सरपंच है। बिहार में ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है, कि हर एक पंचायत में एक न्याय पंचायत भी होता है। तो डॉली जी उसमें काफी प्रयोग की है, और एक महिला सरपंच के रूप में दोनों का अनुभव काफी शानदार रहा है। तो थोड़ा सा सुनेंगे डॉली जी और सोनू जी आपसे से भी, आप दोनों से बारी बारी से, कि आपको क्या लगता है कि अगर हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो उसकी अगर गांव के स्तर पे और एक सरपंच होने के स्तर पे अगर आप थोड़ा सा साझा कर सके कि गांव में लोकतंत्र का आपको क्या टेस्ट मिलता है, लोकतंत्र का क्या अनुभव आप देखते हैं, क्या हो पाया है, और आपको कहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा 5-5 मिनट का हम थोड़ा शेयरिंग सुनते हैं आप दोनों से, और इसके बाद थोड़ा चर्चा के मोड में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो डॉली जी और सोनू जी आप दोनों में से कोई भी शुरू कर सके, साझा कर सके। सोनू जी, आप जाना चाहेंगी पहले या मैं बोलूं?
सभी को बहुत बहुत नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ कि आलोक और प्रियंका, क्योंकि मैं इन दोनों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, तो दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आजाद देश में 78 साल से खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उस चीज के लिए हम सभी को बहुत बहुत बधाई। तो जैसे आलोक ने अब ये प्रश्न पूछा कि गांव में लोकतंत्र को किस तरीके से देखते हैं या क्या अनुभव करते हैं, अगर इनके प्रश्न को नटशेल में मैं बोलूं तो बहुत व्यापक प्रश्न है। मतलब किस नजरिए से इस प्रश्न को देखा जा रहा है, उसका उत्तर उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम केवल फिजिकली बात करें कि भाई हाँ हम अपने मन से आ जा रहे हैं, है ना, किसी मार्केटिंग कर पा रहे हैं, कहीं जाकर जो मन चाहा है वो कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो उस स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र का एक अलग नजरिया है। और वहां पे भी मुझे लगता है कि एक जेंडर एंगल काफी वर्क करता है ग्रामीण क्षेत्र में। जितना पुरुषों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बोल पाना और अपनी बातें रख पाना आसान होता है, खुलकर जिंदगी जी पाना आसान होता है, महिलाओं के लिए वो आजादी बहुत डिफरेंट है। और मैं बोलूंगी कि शहरी क्षेत्रों के लिए महिलाएं ज्यादा लिबरल हैं बोलने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए कंपैरेटिवली। एंड ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत बहुत ज्यादा रूढ़िवादियां, बंधन, परंपराओं के और रिश्तों के और सामाजिकता के, तो वो लोकतंत्र उसमें कहीं ना कहीं बंधा हुआ नजर आता है। पारिवारिकता में, समाज में, कुरीतियों में, रूढ़िवादियों में, महिलाओं को लेकर स्पेशली बात कर रही हूँ, अगर मैं लोकतंत्र ग्रामीण क्षेत्र में अपने नजरिए से देखूं। आ, मेरी अंडरस्टैंड में लोकतंत्र केवल झंडा फहराना तो है ही नहीं। आई एम श्योर सब लोग अग्री करेंगे। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था की जो परिकल्पना की गई थी आ, इस लोकतंत्रात्मक देश में, लोकल गवर्नेंस को लेकर कि भाई गांव के लोग, पंचायत के लोग अपनी समस्याओं को समझकर खुद ही डिसीजन लें और खुद ही उसका समाधान निकालें, वो चीजें मुझे नहीं लगता कि हम लोग 50% तक भी आ पाए हैं। वो चाहे हम सिस्टम लूप होल कह लें, या फिर सक्रिय नागरिक की सक्रिय नागरिक ना होने का कारण कह लें, या फिर जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं वो कह लें, या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उस लेवल की पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं कि वो नीचे तक जा पाए। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट जिस सोच से लोकल गवर्नेंस या पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना संवैधानिक रूप से की गई थी 1970 सेवेंटी थर्ड 1992 और 1993 में, इन द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुझे नहीं लगता है कि वो पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में लोकतंत्र जो है, लोगों के द्वारा, ग्रामीण लोगों के द्वारा, उनके द्वारा किया गया खुद के लिए खुद का बनाया हुआ शासन नहीं दिखता है। तो मेरी नजर में अभी ये दो एंगल अभी मुझे समझ पा रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉली जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सुनो जी, एकदम मस्त हाँ, आवाज आ रही है। नमस्कार आप सभी को। और आज के विशेष दिन में हम सब एकत्रित हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आलोक और प्रियंका को थोड़े दिन बाद फिर से देखना अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़े दिन पहले भी साथ थे, 7-8 दिन, 2-3 दिन के लिए।
और पहली बार हम लोग मिले भी, इंटरेक्शन खैर प्रियंका से तो उतना नहीं हो पाया। तो हम लोग वो उस वक्त भी बात यही कर रहे थे कि अभी जैसे अभी मैडम ने भी यही बोला, डोली जी ने, कि पंचायत की स्थिति और चुनौतियों पे जब हम बात करते हैं या कुछ पॉजिटिव भी बात करते हैं, तो वही है कि व्यक्तिगत रूप से हमें कभी कभी कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है, कि कभी अच्छा लगता है। जैसे आज का दिन था, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत खास था, तो उस दिन बहुत ऐसे पॉजिटिव हुए हम लोग कि हाँ ठीक है, लोकतंत्र ये कह रहा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ध्वजारोहण कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो उस दिन के लिए बहुत ऐसे सक्सेसफुल सा नजर आता है। लेकिन जब हम उसी चीज को लेके कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, मैं बहुत बड़ी चीजों में नहीं जाऊंगी, कि जैसे अभी मैडम ने भी ये बोला, डॉली जी ने, कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो या तो इफेक्टिवली आ नहीं पा रही है, या मैं जहां तक समझती हूँ कि शायद पॉलिसी मेकिंग तो उतनी अच्छी हो पाती है, लेकिन एप्लीकेशन जब डालनी होती है, उसको अप्लाई करना होता है, तो बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली नहीं आती। जैसे हम, वही बात है कि विकसित भारत का जो सपना देख रहे होते हैं, वो सबसे पहले ग्रास रूट से शुरू होता है, कि अगर आपका गांव अगर उस तरह से है जिस तरह से आपने देखा है, तो उस तरह का भारत भी आपको उस तरह से ही नजर आएगा। लेकिन वही चीजें हैं, जब हम जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे, जैसे एज ए सरपंच, जो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, कि हमारे लिए ड्राफ्ट तो इस तरह का है कि आपके पास बहुत सारे काम है, इंफ्रा का काम है, सोशली काम है ना, और इकोनॉमिकली लोगों को थोड़ा सा ग्रो अप करने का भी वो रहता है अपने पास। लेकिन चीजें कहाँ खराब होती है कि कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास दो तरह के बर्डन आ जाते हैं। एक तो ये होता है कि हमें एज ए सरपंच जो काम करने, दूसरा गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज अचानक से आती है जिनका प्रेशर हम पे पड़ता है, कि आप वो सारे काम छोड़ के उस एक प्लान के पीछे लग जाते हैं। अब उस प्लान को सक्सेस करने के लिए जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारी पंचायत की जरूरतें हैं, वो सब खत्म हो जाती है, आपके सारे एफर्ट्स वहीं लग जाते हैं। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस भी करते हैं कि हमारा एक रास्ता है जो तय है हमारे लिए, कि 5 साल में हमें ये काम और इस तरीके से करना है, और बहुत लिमिटेड फंड होता है हमारे पास, एसएफसी का, एफएफसी का। उन फंड्स को वो इस तरह से बांट देते हैं कि हमारे ऊपर वही प्रेशर आता है कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, उनके जो एक्शन प्लान है आप उन्हीं को एग्जीक्यूट करें। तो वो जो चीजें जो संवैधानिक रूप से हमारे पास है, कहने को हम लोग कई बार बात भी करते हैं कि सरपंच के पास इतनी पावर है, वो सबसे पावरफुल पद है, कि आप सीधा अगर मतलब ये कहें कि सीधी वित्तीय पावर अगर किसी के पास है, तो सबसे ज्यादा सरपंच के पास है। लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं वो भी बंध जाता है। वही बात है, कई बार मुझे भी लगता है कि हम लोग राष्ट्रपति बन के रह जाते हैं, कि आप गांव के प्रथम नागरिक तो बन गए, लेकिन आपके हाथ उसी तरह से बंधे हैं। तो चीजें कई कई बार खराब भी लगती है। और आज के टाइम में ये भी है कि हम कई कई जगह हम खुद अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पीछे हैं। जैसे हम लोग, मैं जितने सरपंचों से मिली हूँ, उनमें कैटेगरी डिवाइज अगर हम करें, तो मेल फीमेल का काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग रहेगा। मेल जो सरपंच होंगे, उनका रुझान इंफ्रा की तरफ ज्यादा रहेगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क वो ज्यादा करेंगे। तो उसमें क्या है, मैं तो सीधा सीधा ये मानती हूँ कि उसमें सोसाइटी के लिए हम जो कुछ करना चाहते हैं, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं। फीमेल सरपंच में हम ये देखते हैं कि थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन ज्यादा होता है, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अलग तरह के काम करने की क्षमता भी रखती है। और कुछ चैलेंजेस मुझे लगता है एरिया वाइज भी देखे हैं मैंने, जिन जिन लोगों से मैं अब तक मिली हूँ। जैसे मेरे एरिया में क्या है कि अलग तरह का माहौल है, कुछ जगहों पे अलग है। अभी भी हमारे राजस्थान में तो अभी भी जो घूंघट वाली प्रथा चल रही है, जहाँ सरपंच प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं हैं। और ये सरपंच प्रतिनिधि वाली तो मुझे लगता है पूरे भारत में बहुत ज्यादा है। और सरपंच का ही एक ऐसा पद है जहाँ प्रतिनिधि बहुत जोरों शोरों से काम कर रहे होते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह की चुनौतियां हम लोग देखते हैं। प्रशासन के साथ भी हमारी डीलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है कई बार। मैन टू मैन अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ये दिक्कतें आती है, और एज ए फीमेल बहुत सारी दिक्कतें इस तरह की आती है, कि प्रशासन को पहले हम लोगों को प्रूव करना होता है घर में, फिर गांव में, फिर प्रशासन को भी प्रूव करना होता है कि नहीं, आप महिला हैं तो आप वो कर रही हैं। मतलब वो जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिए थे ना, कि क्या आप महिला है पुरुष है क्या फर्क पड़ रहा है, आपका ये कार्य क्षेत्र है और आप इस कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो वो हर जगह जो प्रूव करने वाली चीजें हैं, वो भी हमारी जिंदगी में बहुत बढ़ती है। थैंक यू। थैंक यू सोनू जी, डॉली जी। थोड़ा सा मतलब कि इस पे बिल्ड करते हैं और इसके बाद थोड़ा सा
कॉन्वर्सेशन ओपन करेंगे बाकी साथियों के लिए भी। बीच में बस मैं ये बोल दूं कि चूंकि थोड़ा कम समय के लिए आज कॉल जुड़ पा रहे हैं हम सब लोग, तो अगर आपके मन में, आप मतलब बाकी साथियों के भी मन में अगर कोई सवाल हो तो वो चैट पे डालते रहें, ताकि फिर बाद में उस पे भी कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो सके। सो जैसे कि सोनू जी से पहले जब डॉली जी बोल रही थी, तो डॉली जी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, क्योंकि भारत के कई राज्यों में जो है सरपंच का मतलब पंचायत प्रेसिडेंट से होता है, जो कि सोनू जी हैं। और बिहार में सरपंच हमारे यहाँ बड़ा एक बहुत ही अच्छा पंचायती राज अधिनियम में ही कानून है ग्राम कचहरी का। तो उसका भी मतलब कि उसका भी एक प्रावधान है। तो डॉली जी ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, और इसका कॉन्सेप्ट यही था कि जिस प्रकार से डेवलपमेंट का प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, उसी प्रकार से जुडिशियल प्रोसेस को भी डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए। हमारे बीच अमन है, हमारे एक साथी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक लेख भी लिखा था ग्राम कचहरी की स्थिति पे। तो डॉली जी थोड़ा सा आप बताएंगे कि अगर गांव में न्याय व्यवस्था के रूप में ग्राम कचहरी की भूमिका को देखे, तो आपका जो 2 बार का जो अनुभव रहा है, उस स्थिति में वो ग्राम कचहरी किस तरीके से फंक्शन कर रही है और उसको क्या चुनौतियां आ रही है? आलोक, ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट जैसे आप बोल चुके हैं कि बहुत कम राज्यों में है, और बिहार उन राज्यों में से है जिसमें ग्राम कचहरी का कॉन्सेप्ट है। और बेशक ये बहुत ही प्रभावशाली एक कॉन्सेप्ट है, बशर्ते उसको जो नेतृत्व जो चुना गया है उसको चलाने के लिए वो कितना इफेक्टिव है, उस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए, और कितना संवेदनशील है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। जैसे मैं अगर अपनी पंचायत के बारे में बात करूं, तो मेरा ये जैसे दूसरा टर्म है, और ग्राम कचहरी में लगभग मेरे पहले कार्यकाल में लगभग पौने 200 केस आए थे। और ये जो मेरा दूसरा कार्यकाल है, ये अभी 3 साल ही होने जा रहे हैं, इसमें लगभग 150 पौने 200 केस अब तक आ चुके हैं। जिससे ये चीज दर्शाई जाती है। और इन केसों का भी अगर आप वर्गीकरण करें, तो ज्यादातर केस जमीनों के हैं। फिर उसके बाद में आते हैं जो घर में जो सास बहू के झगड़े हैं, या भाई भाई के बीच का बंटवारा है, या माता पिता के बीच या संतान के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सेकंड जो आते हैं वो सिविल मामले, इस तरह के सिविल मामले आते हैं। और बहुत कम मामले होते हैं जहाँ पे जो क्रिमिनल मामले जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं। और मैं अब तक 500 केस ऑफिशियली देख पाई हूँ, जो लिखित हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं। मौखिक तो बहुत सारे हैं जो हम समझा बुझा के कर देते हैं, लेकिन लिखित मामले लगभग 500 हमारे पास आए हैं। और इसका मेरा अनुभव ये है कि अ, अगर करने का नियत है, और दोनों पक्ष कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भी आप में विश्वास रखते हैं, तो आप 95% केस सॉल्व करने में सक्षम होते हैं, जिन केसों की मैं बात करी। और मतलब मेरी नजरिए में ग्राम कचहरी बहुत ही सशक्त माध्यम है जुडिशियल व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज करने का। क्योंकि हमारे देश में इतना इतना ज्यादा वर्कलोड है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। केसेस 20-20, 30-30, 40-40 साल तक चलते हैं, और जो पुरखें केस करके गई थी, वो उनकी भी आने वाली पुरखें जो हैं भगवान के पास या अल्लाह के पास पहुंच जाती हैं। और जितनी बार वो जाती हैं, उतनी बार हर बार मृत्यु सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फिर उनको ये अप्रूव करना पड़ता है कि भाई वो नहीं है, हम उनकी पीढ़ी है, वंशावली लगानी पड़ती है, तो केस उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड ग्राम कचहरी ऐसे मामलों को सॉल्व कर पाई है। हमारी ग्राम कचहरी में ऐसे लगभग 10-12 केस हैं जो कि ऊपरी न्यायालय में चल रहे थे, और हमारी कचहरी में आके उनका सुलहनामा हुआ। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सरपंच उस ग्राम कचहरी किस तरीके से काम कर रहा है, वो बहुत मायने रखता है।
लोग क्या उस व्यवस्था के प्रति विश्वास रखते हैं और वो विश्वास बनाया जाता है। तो मैं इसको बहुत ही सफल व्यवस्था मानती हूँ। चूंकि मैं खुद इस चीज में जुड़ी हुई हूँ, मेरे नजरिए में बहुत प्रभावशाली और सफल व्यवस्था है। थैंक यू डॉली जी, इतना क्रिस्पली सभी पहलुओं को समेटने के लिए। थोड़ा सा सोनू जी जो साझा कर रही थी उस पर भी मैं ये करता हूँ एक सवाल, और फिर से ये करते हैं खुली बातचीत कि सोनू जी, जैसे एक चीज ग्राम पंचायतों के मामलों में मतलब बराबर कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन, जो डॉली जी शुरू में बता रही थी 73rd अमेंडमेंट के बाद विकेंद्रीकरण हुआ, तो एक तरीके से काफी चीजें तो दे दी गई ग्राम पंचायत को, काफी अधिकार क्षेत्र डिफाइन कर दिए गए, लेकिन फंड्स को लेकर डिसेंट्रलाइजेशन में फंड्स का जो डिवोल्यूशन है, उसका जो विकेंद्रीकरण है, उसमें बड़ा पंगा रहता है, उसमें बड़ा संघर्ष रहता है। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या कहता है कि मतलब फंड्स को लेकर आपकी आपके अनुभव में किस प्रकार की चुनौतियां रही हैं? एक सरपंच के रूप में आप कैसे उसको नेगोशिएट करते हैं, कैसे उससे जूझते हैं, कैसे उसकी व्यवस्था करते हैं? प्रशासन से आपको क्या क्या चुनौतियां आती है? देखिए आलोक, फंड्स का रहता है तो ये है कि कहने को तो बहुत ऐसे अच्छे तरीके से सेंट्रलाइज किया हुआ है कि आपको एसएफसी का फंड है, एफएफसी का फंड है, और उसके बाद एमपी एमएलए लैड से पैसा आएगा, सीएसआर से फंड अरेंज कर सकते हैं। और ये सुनने में और पढ़ने में बड़ा ही अच्छा है कि जब हम मतलब एज ए सरपंच जब मैं पहली बार थी तो उसमें यही था कि अरे भाई बहुत सारे तरीकों से आप फंड्स इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन जब वो फंड्स को मतलब पंचायत की तरफ लाने की बात, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले चीज कि आपको कोई है खुद को प्रूव करना है कि आप उस तक पहुंच पाते हैं। एक तो कमीशन सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है हमारे यहाँ कि आप मतलब पहले से डिसाइड होगा कि एसएफसी और एफएफसी का पैसा तो आपके पॉपुलेशन के आधार पे जैसे फंड्स आ रहे हैं, वो तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओपन पैसा है, वो सबसे सेफ पैसा है। बट वो ये कि सबसे पहली चीज कि जब हम एसएफसी और एफएफसी में काम करवाएंगे तो उस काम को सीसी करवाने के ये वो बहुत सारे कमीशन ऐड हो जाते हैं कि आपने काम तो करवा दिया, फंड आपके पास था, लेकिन उस काम की जब सीसी समन देना होगा, अब उसके बाद जब हम एमपी एमएलए की तरफ जाएंगे तो वहां भी ये होगा कि उस काम के लिए पहले तो हमें क्या है जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद ये होता है कि आपके उनके साथ किस तरह के रिश्ते हैं, क्योंकि सरपंच एक ऐसा पद है जहां आप किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, आपका किसी पार्टी से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। तो वहां वो चीजें भी रह जाती है कि आप किस पक्ष को प्रमोट कर रहे थे इलेक्शन के टाइम, फिर वो गुटबंदियां, उनसे निकलकर अगर आप फंड अरेंज कर रहे हो, फिर उसके बाद आप इंफ्रा के लिए वो पैसा लगा रहे हो, फिर वही फिर वो कमीशन वाला मुद्दा फिर आ जाता है। सीएसआर फंड को लेके अब अभी हम लोग थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं कि सीएसआर फंड को हम कलेक्ट करना शुरू करें। मेरे एरिया में ये सब चीजें है जो थोड़ी कम है। तो वो ये कि प्रशासन से आपका बॉन्ड कैसा है, और दूसरा आप उनको कमीशन के आधार पे किस तरह से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो ये है, और महिला के लिए तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि आप मेल जो है वो तो शायद कमीशन को लेके थोड़ा सा रहते हैं, और वित्तीय पावर जो है महिलाओं के हाथ में वैसे भी घर में भी नहीं हो पाती। अगर औरत कमा रही है तो सीधी सी बात है उसके पास फिर भी फाइनेंशियल पावर तो उस बेस पे वैसे भी नहीं है। तो वो चीजें डील करने में मतलब महिला को बड़ी दिक्कत आती है। फिर ये है कि आपका राजनीतिक अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उनके साथ उस तरह से रिश्ते तभी बना पाते हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, किस हद तक जरूरी है। तो ये इन सब चीजों के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, और दूसरा उस कमीशन वाले जो पॉइंट उसको आप किस तरह से लेके चलेंगे। आप किसी काम को करने के लिए 10% भी दे रहा है, कोई 5% भी दे रहा है, तो ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। आप काम अच्छा, क्वालिटी भी हमको उसी तरह की चाहिए, आम पब्लिक को काम अच्छा चाहिए, प्रशासन को काम अच्छा चाहिए, और एट पॉइंट हमें भी अच्छा ही चाहिए। लेकिन वही है कि जब इस तरह की चीजें आती है कि बहुत मशक्कत के बाद आप वो काम कर रहे हैं, वो चीज खड़ी कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद कमीशन देना एंड ऑल, और फिर उसके बाद ये होता है कि आप काम करने के बाद 5 साल बाद भी उसमें सुरक्षित नहीं है, कहाँ कब कैसे आपकी रिकवरी निकल जाएगी। तो अभी चीजें सरपंचों के लिए और भी मुश्किल हो रही है। और दूसरी बात ये है सोनू जी की, जो ये संघ मतलब एक जद्दोजहद है एक सरपंच का, तो मतलब मैं बस एक फॉलो अप क्वेश्चन ये भी जोड़ना चाहूंगा कि एक सरपंच
एक सरपंच है, फिर उसके इर्द गिर्द उसका समुदाय है, उसका मतलब कि पूरा ग्राम सभा के सदस्य हैं, और फिर प्रशासन है जिसकी आप बात कर रहे थे। तो आपको समुदाय, इस बीच में समुदाय से क्या संघर्ष झेलना पड़ता है, और आपको क्या लगता है कि समुदाय कैसे इसमें ग्राम पंचायत को सहयोग कर सकता है या अपनी भूमिका निभा सकता है? हाँ, ये ऐसा होता है जबकि आपके जो लोग हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हैं, कुछ लोग जो आपसे नहीं जुड़े होते लेकिन फिर भी पंचायत के मुद्दे पे वो आपके साथ खड़े दिखते हैं, कि चाहे आपकी विचारधारा उनसे नहीं मैच खाती है, लेकिन फिर भी वो ये होता है, उसमें ये होता है कि लोग कई बार फिर क्या होते हैं कि वो जिसके साथ आपके 36 का आंकड़ा है तो वहां आप पीछे हट जाते हैं, आप समुदाय को आगे करते हैं कि एट लास्ट हम लोगों को लगता है कि काम होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे ये भी हो जाता है कि फिर समुदाय के साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, तो उन चीजों को हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। समुदाय के लोग आपके साथ तब जुड़ते हैं जब वो उतना विश्वास आप उन लोगों से अर्जित कर पा रहे हैं। तो कभी कभी क्लैशेस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने लोगों को भी सेटिस्फाई करना होता है। कई बार ये होता है कि चीजें मतलब उतनी खराब नहीं हो पाती, लेकिन कभी कभी हम लोग भी थोड़ा सा उस चीज को लेके पीछे हट जाते हैं, तो चीजें खराब होनी शुरू होती है। अभी जैसे मेरी पंचायत में एक दो मुद्दे चल रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क को लेके, जिनमें कार्यकारी एजेंसी कोई और है, और अब प्रशासन को भी समझ है और हम लोगों को भी समझ है कि बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जेई इंफ्रा के नाम से, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। अब उन्होंने जब पेमेंट नहीं की है तो जो सबले ठेकेदार हैं वो काम नहीं कर पा रहे। अब ये हम लोगों को समझ आ रही है, लेकिन जो पंचायत के लोग हैं, जो वहां के आम नागरिक हैं, उनको नहीं समझ आ रही। अब उनको काम से मतलब है कि 2-2 साल तक अगर करोड़ों रुपए का काम नहीं हो रहा तो उनको दुखेगा। अब वो ये कह रहे हैं अभी अभी का हालात ये है, अभी मैं असमंजस में हूँ, प्रशासन ये चाहता है कि हम कॉपरेट करें और जनता ये चाहती है कि नहीं, हम लोग धरने पे बैठेंगे। देखो 2 साल हो गए, काम नहीं हो रहा, 2.25 करोड़ रुपए थोड़े थोड़ी होते हैं, बात उनकी भी सही है। तो वहां थोड़ा विरोधाभास होता है, तो थोड़ा सामंजस्य बनाने में ये दिक्कत तो आती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सोनू जी, डॉली जी। सो साथियों, अभी एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट तो बन ही चुका है ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है लोकल लेवल पे, लोकतंत्र का ओवरऑल। दोनों नजरिए आए हैं, मतलब डॉली जी के तरफ से भी, सोनू जी के तरफ से भी। अगर आप में से कोई सवाल, किसी के पास कोई सवाल है इस संवाद को, इस अध्ययन को आगे ले जाने के लिए, तो आप प्लीज हैंडरेज का जो एक फीचर होता है जूम में, वो ये करें तो फिर, और उसके बाद अपना माइक ऑन करके अपना सवाल रखें। आलोक, एक दो सवाल चैट में भी है तो आप उसको भी ये कर सकते हैं। ओके ओके। सो अजय जी, आप अगर आप खुद अपना माइक और संभव हो तो वीडियो ऑन करके, अगर आप जो आप बोलना चाह रहे हैं वो अगर आप कह सके। देखिए, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके अंदर मेरी समझ में ये आया है कि एक तो ये कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो गांव को स्वराज्य बनाने के इंटरेस्ट में उनका कोई मतलब प्रैक्टिकली इम्पैक्ट कहें या ऐसे कहें, वो कोई ज़्यादा कुछ उनका रोल नहीं है। केवल फंड्स देना उससे काम नहीं होता है, और फंड्स भी उसके लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। तो जो हमारी फैमिली हायरार्की होती है या वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, वो मेनली सारी चीज़ें ड्राइव करके लेके चली जाती है, उसमें सारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है के अंदर ग्राम स्वराज्य की जहाँ तक बात है, उसमें उनका कोई ज़्यादा रोल मेरे को नहीं दिखता है। दूसरी चीज़ आती है, जो मेरा एनालिसिस निकल के आया वो ये है कि गांव गांव की डेवलपमेंट के लिए भी कांस्टेंट फंड्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो अ, बाहर से कोई फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि लोकल के अंदर ह्यूमन कोलैबोरेशन कैसे हो रहा है, लोकल में लोग किस तरीके से अपने गांव को लेके एक्टिव हैं, किस तरीके से वो क्या उनके बीच में एक कंपनी में जैसे
लगातार हमारे पास टीम्स के ऊपर कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ हम वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो कुछ गांव के लेवल पे भी मतलब 20 से 30 लोग, मैं ही नहीं कहूँगा ज़्यादा होंगे, 20 से 30 लोग होंगे जो कि गांव के इंटरेस्ट में चीज़ें सोचते होंगे। तो वो जो 20 30 लोगों हैं, उनका वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो आइडेंटिफाइड नहीं है। और गांव के जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको, मतलब एक कंपनी में अगर मैं एक सीईओ को कहूँ तो उसको अपने कौन सी चीज उसकी लाइबिलिटीज हैं और कौन सी चीज, लाइबिलिटीज का उल्टा क्या होता है मैं भूल गया, तो कौन सी चीज उसके ग्रोथ फेवर में है, वो चीज उसको अच्छे से पता होती है। और उसको उस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी अच्छे से पता होता है। लेकिन हमारा जो एज ए सरपंच, जो अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा सारा का सारा जो एनर्जी है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स या फिर है ना लोगों के चक्कर लगाने में वो चली जाती है। एक्चुअल में मेरे एनालिसिस में ये निकल के आया है कि आपको ज़्यादा जरूरत वहाँ पे बाहर के फंड्स की नहीं होती। फंड्स की ज़रूरत होती है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, फंड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन लोकल के अंदर जो आपका लोकल ह्यूमन रिसोर्स है, लोकल ह्यूमन रिसोर्स के बीच में कोलेबोरेशन नहीं है। कोलेबोरेशन मतलब वो मिल के काम नहीं करते हैं, कि आपसी जमीनों के लेके जमीनों के ले जमीनों को लेके उनके आपसी मतभेद हैं, अ, उनके परिवार के अंदर आपसी मतभेद हैं। तो इस वजह से वो उन्हीं समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो जी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, मतलब मैंने ये देखा, मेरी समझ में ये आया है कि गांव, जब हम ग्राम स्वराज्य स्वराज्य की बात करेंगे तो हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स एक कंपनी लेवल पे, एक बिजनेस लेवल पे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, वो जब तक हमारे पास स्किल्स नहीं है तब तक हम, वो जब तक सो सुलझेगा नहीं तब तक हमारे पास वो स्किल्स होनी जरूरी है गांव के स्तर पे। अजय वो जी, न्यायिक। हाँ जी। मैं माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए, थोड़ा सा मतलब हमारे पास एयर टाइम कम है, हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ मतलब जी। आपका जो हमारा मंतव्य कोई है। क्वेश्चन नहीं था, ये कुछ जी। स्टेटमेंट्स थी जो कि शेयर करी थी, तो मेरी चैट में स्टेटमेंट्स बिल्कुल हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। इस पे थोड़ा सा हम आते हैं। अगर और भी कोई साथी हैं जो अपना सवाल रखना चाहे, और जब वो सवाल आंसर कर रही होंगी सोनू जी या डॉली जी, तो अजय जी का जो वक्तव्य था, ये था, उनका जो विचार था, उस पर भी अगर वो कुछ जोड़ना चाहे तो वो जोड़ेंगी। लेकिन और भी कोई साथी हैं जो जिनके पास कोई सवाल हो? ओके। सो सोनू जी या डॉली जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय जी जो कहना चाह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, फंड्स को लेकर, ह्यूमन कनेक्शंस को लेकर गांव के स्तर पे जो उनका मोटा मोटी बात निकल के आ रहा था, उस पे आपका क्या, आपके अनुभव से वो क्या आप जोड़ना चाहेंगे उसमें? मेरा तो अनुभव यही है कि फंड्स की तो अगर बात करें तो फंड्स तो बहुत जरूरी है पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि स्पेशली वो डिपेंड भी करता है कि आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें और किस राज्य में आप और किस क्षेत्र में किस भाग में सरपंच हैं, जैसे कि सोनू जी बता रही थी, तो वहां की पॉपुलेशन और वहां की डेमोग्राफिक क्या है, क्योंकि विकास जो है वो चेंज होता है डेमोग्राफी के अनुसार। कि वहाँ की पॉपुलेशन अगर SC ST की वहां पे और महादलित टोला ज्यादा है, तो उनके लिए विकास की परिभाषा अलग है। और अगर अगर वहां पर OBC समुदाय या फिर अगर वहां पर ऐसा समुदाय जो अभी संघर्षशील है लेकिन एक गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुका है, अगर उस तरह का तबका है तो उसके लिए विकास अलग है। तो मुझे लगता है कि विकास दायरे और विकास की जो नीड है वो वहाँ की डेमोग्राफी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हर स्टेज पर
अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो फंड एक बड़ा हिस्सा रहता है, क्योंकि अभी तक हमारा देश या हमारे देश की पंचायतें या हमारा देश का जो गांव है, वह गांव का रहने वाला जो छोटा सा नागरिक है, वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां पे वो अपनी बेसिक नीड के साथ में एक एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। मुझे लगता है कि फंड वाला फैक्टर तो बिल्कुल है। और हाँ, मैं इस बात से जरूर अग्री करती हूँ अजय जी की कि ह्यूमन कोलैबोरेशन और जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत एक लीडरशिप अप्रोच लेने के लिए हमें रोकता है। मैं अपने एग्जाम्पल से इसको शेयर करना चाहूंगी कि पिछले 6-7 महीने में, पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रही ग्राम पंचायत में या ग्राम कचहरी में, जिसका एक बहुत बड़ा कारण एक कन्फ्लिक्ट था। आप अपने परिवार में किस यात्रा से गुजर रहे हैं, आप जो है पिता की भूमिका में है या माता की भूमिका में है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उस समय, आपके आसपास के जो परिवार के लोग हैं वो कितने सहयोगी हैं, वो टांग खींचने वाले हैं। इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट होता है व्यक्तिगत स्तर पे, वो आपको एक सक्रिय नागरिक बनाने के लिए, या जिस भी भूमिका, अगर मैं सरपंच हूँ तो सरपंच के रूप में मैं कितना इफेक्टिवली काम कर पा रही हूँ, उसमें वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। और ये मेरे साथ हुआ भी कि 7-8 महीने में बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं रह पाई, अपने नेटवर्क से अलग हो गई, क्योंकि मैं एक उस उलझन में उलझी हुई थी और मुझे उससे बाहर निकलना था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और वो ह्यूमन सोर्स और ह्यूमन कोलैबोरेशन वाली जो बात है, बिल्कुल अजय जी, मैं आपसे एग्री करती हूँ इस चीज पर। और यही तो हम सभी को, मतलब यही तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है हम सभी के लिए, कि जिस संविधान में हम बात करते हैं कि हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना का जो है वो जो पहले जो 3 शब्द हैं, हम भारत के लोग, वहां पे हम भारत के लोग किस रूप में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस समाजवादी और उस अखंड भारत, या जिसको बोल सकते हैं एक गण जिस प्रस्तावना की बात की गई है, उसमें हम नागरिक कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं इस यात्रा में। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है मुझे लगता है। और जो ये ग्राम चेतना का जो इनका पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी इसी चीज के लिए है कि ये तो समस्याएं तो थी और ये रहेंगी भी। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप बोल रहे हैं अजय जी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो बिना फंड के, एक दूसरे के सहयोग के, जो अभी हमारे पास फंड हैं, जो अभी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उसके साथ में प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सभी की सहभागिता के साथ वो समस्याएं सुलझी जा सकती है। जैसा कि मैं अपनी ग्राम कचहरी का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत ज्यादा हम लोगों के पास नहीं है, बहुत सारी जुडिशियल पावर्स नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो सिस्टम हम डेवलप कर चुके हैं, जिस तरीके से विश्वास लोगों का है, वो धीरे धीरे एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। और वो होता ही टीम कोलैबोरेशन से है। जो मूल्य होते हैं, संवैधानिक मूल्य, उनकी वजह से होता है। नैतिकता होती है, कोलैबोरेशन होता है, सम्मान होता है, बराबरी होती है, न्याय होता है। वो अगर हम लोगों में आ गया, हम नागरिकों में आ गया, तो बहुत सारी समस्याएं बिना फंड के भी दूर हो सकती हैं। मैं इस चीज से एग्री करती बिल्कुल, थैंक यू डॉली जी। सोनू जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ लोग, ये जो अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही थी, उस कन्फ्लिक्शन को तो मैं भी मानती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेज, एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज जब बात करते हैं तो उसमें ये रहता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो, मतलब मैं भी अजय जी की बात इस तरह पहले सहमत थी काफी टाइम तक कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट उस तरीके से कर पाते हैं, उसका बैलेंस अगर अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन ये होता है कि ये पद क्या है, मैं ये मानती हूँ कि सरपंच का जो पद है वो एक ऐसा संवैधानिक पद है जो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा, लेकिन
सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा अगर राजनीति से प्रभावित होने वाला पद है तो वो सरपंच है। अब आप ये देख लीजिए कि दोनों जो है, जो पार्टनर है और मैं, दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो ये होता है कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को ऐड ऑन करने की बात करते हैं तो वो लोग, यही क्वेश्चन होता है मेरे समुदाय का, अच्छा अच्छा, आप बीजेपी से बात करोगे क्या, आप कांग्रेस से बात करोगे क्या? वो कन्फ्लिक्शन हर जगह आपको दिखाई देता है। फंड्स की तो ये देखिए, अगर आपको अच्छा है। हम्म। सोनू जी का नेटवर्क थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो डॉली जी और सोनू जी के दोनों के साइड से निकल के आ रही है कि आलोक सोनी समझ गई है। अच्छा अच्छा, सोनू जी आप हमें सुन पा रही है? उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है अब। हम्म। सो ठीक है दोस्तों, जब तक सोनू जी जुड़ती हैं, कि एक 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 मोटा मोटी चीज जो चीजें समझ के में आ रही है, अजय जी ने अपना विचार रखा उससे कनेक्ट करते हुए कि जो अजय जी को जो मैं समझ रहा था, कि हाँ अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आप भी। देखिए, मैं थोड़ा सा पे ऐड करना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट का से हम क्या समझ रहे हैं। ये डेफिनेशन गवर्नमेंट ने हमें दी है, लेकिन विकास से हम क्या समझते हैं ये थोड़ा सा क्लियर क्लियर हमें पता लग जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। ये उसकी थोड़ी सी थोड़ा सा यहाँ पे करेंसी का प्ले आ जाता है। करेंसी जो है हमारी, वो रुपये है, और रुपया जो है वो आरबीआई प्रिंट करता है। तो वो रुपया किसके हाथ में कितना है, उसके आधार पे हम विकास को मापने की कोशिश कर रहे हैं। तो विकास का मापदंड किसके पास कितना पैसा हो रहा है वो एक बन रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कि मान लीजिए आपके गांव में से 1500 हजार स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में। और ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं कुछ भी नहीं तो 2000 रुपये देते होंगे बाहर। और गांव से अगर अगर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर देखें तो हमारे पास टीचर्स गांव में 10 टीचर्स अवेलेबल होंगे, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स के तरीके से देखें तो जो 10 टीचर हैं वो भी बाहर के स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। तो जो बाहर के स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो वो वहाँ से मेरे ख्याल से 1000 की अगर हम सैलरी पकड़ते हैं तो वो एक महीने में 3 लाख रुपए वो लेके आते हैं 10 टीचर। और जो गांव से पैसा बाहर जाता है उसमें अगर 1000 स्टूडेंट्स जा रहे हैं गांव से बाहर पढ़ने के लिए और वो 2000 रुपये महीने में दे रहे हैं, तो वो तकरीबन 20 लाख रुपए एक महीने के अंदर गांव से बाहर जाता है। ये जो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन हम मनी का अगर यहाँ पे देखें, अगर हम गांव के रिसोर्सेज गांव के अंदर ही किसी तरीके से कर पाते हैं तो आप देखेंगे कि जो टीचर्स को जरूरत थी वो 2 लाख रुपए की थी। 2 लाख नहीं, 4 लाख रुपए की थी, क्योंकि 10 टीचर 20-20 हजार, ठीक है, 10 टीचर 20-20 हजार 30-30 हजार अगर लेते तो 3 लाख रुपए की जरूरत थी। और 3 लाख रुपए अगर हम 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लगाते हैं, मतलब इनकी सैलरी के हिसाब से, तो मतलब पहले जो 20 लाख रुपए खर्चा आ रहा था उसमें से 3 लाख आप निकाल दीजिए तो 17 लाख की सेविंग्स होती है। ये एक्सपेंस डिक्रीज होता है। बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर लोकल के अंदर, लोकल में जो चाहिए लोकल में ही अगर आप प्रोड्यूस कर दो, जैसे आपने न्यायिक व्यवस्था को आपने प्रोड्यूस किया, कि आपने क्या किया है कि जो बाहर की कचहरी में चल रहा था मामला वो आपने लोकल में सुलझाने की कोशिश करी, तो उसके अंदर स्किल्स तो लगी ही होंगी किसी ना किसी की। तो स्किल्स जो लगी वो आपके लोकल से आई, मतलब गांव के अंदर से आई।
और गांव के अंदर से आई तो ये पैसा नहीं देना पड़ा, वो रुपए गांव का गांव में ही रहा। अगर वो मामला कोर्ट में चलता रहता तो उसमें गांव का पैसा बाहर जा रहा है। तो बिल्कुल। आप इसको थोड़ा सा गहराई से अगर देखेंगे तो गांव की सर्विसेज आप गांव के अंदर पैदा कर पाए, ये हम्म। कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लग सकती है, उसके अंदर स्किल्स लग सकती है। वो आप स्किल्स, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर आप गांव के अंदर प्रोड्यूस करिए। गांव में ये हम नहीं देखेंगे कि कितना कौन कमा रहा है, ये हमारा मापदंड नहीं है। हमारा है कि हम गांव की आवश्यकता गांव में पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर उसके लिए हम मार्केट पे जा रहे हैं तो मार्केट पे जो डिपेंडेंसी है, क्या वो एक रेगुलर डिपेंडेंसी है, या वो रेगुलर डिपेंडेंसी मतलब जैसे कि हम चिप्स कुरकुरे को देखें तो ये हमारी रेगुलर डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि हमें हर महीने जाना है, लेके आना है। लेकिन अगर आप गांव गांव में चिप्स कुरकुरे की मशीन लेके आए, अगर मशीन वहां पे ले लेते हैं तो, और मशीन वहीं पे प्रोड्यूस कर पाती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर दिया, तो जितना आपकी जरूरत है उतना आप उत्पादन कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का है कि गांव की जो जरूरतें हैं आप गांव के अंदर कितना पूरी कर पाते हैं, उसके लिए आपको पैसे की नहीं, उसके लिए आपको ह्यूमन कोलेब्रेशन की जरूरत है। उसमें बिल्कुल। पैसा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर दिया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सालों तक तो चलेगा, एक दो साल तो निकाल ही देगा। जी। तो इसको इस दृष्टि से देखना जरूरी है। उसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूर है, बट वो भी लोग खुद से कर पाते हैं। गांव के अंदर नेचुरली अगर परिवार बढ़ते हैं तो परिवार है ना आपस में जुड़ते भी है, तो कोलेबोरेशन वहां पे है। बस ये है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है या उसको कैसे स्केलेबल करना है, ये एक उसका एक मुद्दा है। बिल्कुल अजय जी, ये मेरी ये समझ है। मतलब पूरा संघर्ष तो इसी बात का है कि कैसे जो फंड से लेकर, ब्रेन से लेकर ह्यूमन रिसोर्स का जो ड्रेन हो रहा है ना, वो कैसे रोका जाए। और घूम फिर के वो जो साइकिल है वो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि वही है कि कैसे उस प्रोसेस को सस्टेन किया जाए, जो गांव से फंड को गांव में ही रहने दे, गांव से जो ह्यूमन रिसोर्स बाहर जा रहा है वो गांव में टिके, तभी तो गांव में कुछ बिल्ड हो पाए, है ना। तो वो बात बिल्कुल वाजिब है, उसका एक सेंस बनता है। लेकिन थोड़ा सा हम अभी कॉल के और अध्ययन पीठ के समय जो हमने डिसाइड किया था उसके अंतिम ये की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी औपचारिक रूप से मैं थोड़ा सा इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहूंगा। सोनू जी का शायद नेटवर्क सही नहीं आ रहा था तो वो शायद लास्ट समय में ड्रॉप हो गई हैं। लेकिन आप, डॉली जी, सोनू जी, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे जुड़ी है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। एक्चुअली हम लोग काफी दिनों से सोच रहे थे कि अध्ययन पीठ का ये प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन और 15 अगस्त को भी शुरू करेंगे। प्रियंका आपसे काफी पहले बात की थी और फिर भी कुछ कुछ वजह से वो टलते रहा, और हम आज सुबह ही उसको सर्कुलेट कर पाए। लेकिन फिर भी बहुत साथी जुड़े हैं, तो आप सबका बहुत शुक्रिया इस प्रोसेस से जुड़ने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। जो साथी हमारे गांव से जुड़े हैं वो उनके साथ हम गांव में भी ये प्रोसेस करेंगे कि गांव गांव में जो, जैसे जो अजय जी जो नजरिया ला रहे थे, वो नजरिया कैसे गांव में डिस्कस हो, है ना। पहले तो चर्चा हो, उस पर कॉन्वर्सेशन हो, तभी तो उस पर कुछ बिल्ड हो। और फिर लीडरशिप तक जाना वो एक बहुत बड़ी यात्रा है अपने आप में, बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ी यात्रा है, लेकिन जरूरी यात्रा है। तो वो डेफिनेटली हम लोग आलोक, तय एक करेंगे। तफसील सी हैंड रेस किए हुए हैं। हेलो। जी जी आई थिंक इनका तबशीर। कुछ सवाल है। जी तबशीर, थोड़ा संक्षिप्त में लेकिन रखिएगा, है ना। लेकिन प्लीज पूछिए, प्लीज। ये सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले। और मैं पहली बार मुझे ये लिंक प्राप्त हुआ तो मैं जुड़ा। काफी मैं मेरे पास कोई सवाल नहीं है, मतलब फीडबैक है इस ग्रुप के लिए और इस तरह के इनिशिएटिव को लेने के लिए। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने अपने गांव को भी बहुत करीब से देखा है, गांव की राजनीति को भी बहुत करीब से देखा। और उसके बाद मैं एक फेलोशिप के लिए शहर आया, मेट्रो सिटी, यहाँ की भी जिंदगी को देखा। फिर इस बीच में गांव में बहुत सारे एक मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है जो गांव के लिए वर्क कर रही है, जैसे
ऑफिस सेटअप करना, पूरा का पूरा ऑफिस गांव में सेटअप हुआ, इस टाइप का है। वो सारी चीजें मेरे जहन में चल रही थी। और ये आपका अजय जी ने अभी जो अपना शेयर किया, डॉली जी ने शेयर किया, तो ये सब मुझे काफी अच्छा लगा। और मैं भी हो सकता है अगर इस ग्रुप के लिए आगे मैं जुड़ा रहूं, और मेरा भी, मुझे खुशी हुई, ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे यही कहना था। और सतीश जी, आप ना अपना ईमेल चैट में शेयर कर देंगे ना, तो हमारे तरफ से अपडेट जाता रहेगा। ठीक है। ओके ओके ओके, आई ट्राई। ठीक है। थैंक यू कंटिन्यू तबसीर जी। थैंक यू। मैं आप कहाँ से हैं तबसीर जी, मैं जान सकता हूँ थोड़ा सा आप कहाँ से हैं, अभी कहाँ हैं? मैं बिहार से हूँ, बिहार में शिवहर डिस्ट्रिक्ट से। और अभी मैं बेंगलोर में हूँ। ओके, थैंक यू तबसीर भाई। थैंक ओके, और सो यार, मैं हम लोग कॉल अप कर रहे हैं ना? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉली जी। जो साथी अभी रुकना चाहते हैं, औपचारिक रूप से कॉल समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जो साथी अगर आप रुक रहे हैं, आपके पास समय है, तो अभी हम टीम से कुछ लोग अभी 5-10 मिनट जरूर रहेंगे यहाँ पे, तो आप रुक सकते हैं। सोनू जी, इससे पहले मैं वही समाप्त कर रहा था कि आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉली जी, सोनू जी, की इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग इस प्रोसेस को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे और आपको याद करते रहेंगे। बाकी तो हम लोग को ट्रैवलर है ही, है ना। तो जल्दी ही और बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू साथियों, आप सबका जुड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सोनू जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, प्रियंका मुझे आने भी के लिए। मुझे भी पता लगा कि हाँ, मुखिया और सरपंच अलग अलग भी होते हैं। कल ही आलोक ने बताया मुझे भी। हमारे बिहार में ऐसा ही है सोनू जी। मुझे कल ही आलोक ने बताया। मेरा बड़ा वो रहता है कि ये सरपंच, ये मुखिया, ये प्रधान, हमारे प्रधान अलग है, यूपी में प्रधान सरपंच है, तो ठीक है, अलग अलग है। हिंदुस्तान में भी अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। तो जी, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ, दूसरे वो सरपंच है और ऐसे ग्राम कचहरी वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें। मैंने कहा अच्छा भाई, ये बात है फिर। ये डॉली जी, डाइवर्सिटी की खूबसूरती है। मिलते हैं। जी जी, मिलते हैं। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा बाय। हाफिज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं डॉली जी और बात कॉल भी पे। करते हैं, है ना। हो रहा। ओके। थैंक यू।